सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। हुकूमत इस वक्त सियासी तौर पर कितनी मुस्तहकम है, जो मौशी चैलेंजेस हैं उनको लेकर आगे किस तरह से बढ़ेगी। अब हमें ये देखना होगा कि जो मईशत को लेकर इस वक्त हुकूमत के सामने, नई हुकूमत के सामने जो चैलेंजेस थे उनको आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। IMF के साथ बेहतर तरीके से डील हो गई है। SIFC का इजलास गुज़िश्ता हफ्ते हुआ है पिछले दिनों में, और उसमें भी हमने देखा कि चारों सूबों की वर्किंग रिलेशनशिप विफाक के साथ हमें खासी बेहतर नजर आई है। खासतौर पर अली अमीन गंडापुर जो कि KP के वज़ीर आला, उनकी 2 मुलाकातें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुई हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस मुफाहमत की बात हुकूमत कर रही थी, जिस तरह से अपोजिशन जमातों को भी मरकज़ में ऑन बोर्ड लेकर चलने की बात की जा रही थी, तो शायद वर्किंग रिलेशनशिप सबसे बड़ी जो इस वक्त अपोजिशन की जमात है, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके साथ भी मामलात को बेहतर करने की क्या वाकई कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसे मौके पर जब डोनाल्ड लू का एक बयान सामने आया, तो उसके बाद सियासी सूरत-ए-हाल कितनी तब्दील हो सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए ये बयान कितना बड़ा धचका है, और फिर जो हुकूमत की इस वक्त सियासी स्टेबिलिटी है वो किस हद तक मुतासर हो सकती है जब बात प्राइवेटाइजेशन की आती है। और इस सिलसिले में अब पेशरफ भी दिखाई दी है। एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने के लिए और PIA को प्राइवेटाइज करने के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है वो अब मुतहरिक हो जाएगी। और ये सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एक मौक़िफ़ रखती है। तो जिस जमात की सपोर्ट से हुकूमत बनी है, अगर वो जमात ही प्राइवेटाइजेशन के हक़ में नहीं होगी, तो फिर ये मामला इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए और हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, और आगे चलकर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदगी के बारे में भी सोच सकती है। तो क्या सूरत-ए-हाल बन सकती है आगे, कितनी कामयाब और मुस्तहकम ये हुकूमत बनेगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। राना मुबशिर साहब, सीनियर तज्जियाकार, सीनियर साफ़ी, हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में मजीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो खबर सामने आई है इस वक्त, कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, JUI के सीनियर रहनुमा। तो राना साहब, ये प्राइवेटाइजेशन के मामले पर आपको लग रहा है कि इख्तिलाफ बड़ा संजीदा हो सकता है, तलखी बढ़ सकती है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राहें के आगे चलकर जुदा होने की तरफ भी जा सकती हैं? मेरा नहीं ख्याल, I don't think so. I personally think it's going to be a smooth sailing when it comes to like SIFC. और SIFC बना ही इसीलिए था कि एक हार्मनी हो, और वो हार्मनी जैसे कि अभी आपने बताया भी कि वो हार्मनी नजर आ रही है कि सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सब बैठ के वहाँ पे एक आउटलाइन उनको दे दी गई है, उनको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड और किस तरीके से चीज़ों को लेके आगे चला जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ जो है जिसपे कोई इतराज़ात उठ सकते हैं वो ये है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी, नंबर 1। नंबर 2, जिस चीज़ की भी प्राइवेटाइजेशन हो, जैसे कि इस वक्त PIA की प्राइवेटाइजेशन इज ऑन द कार्ड्स, उसकी जो असेसमेंट है, असेसमेंट जो है वो अच्छे तरीके से की जाए, बेहतर तरीके से की जाए, ताकि कल को कोई इतराज़ात ना हो। थर्डली, इसमें देखें PIA के पास जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, अब मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से बाहर जो प्रॉपर्टीज हैं वो बड़ी प्राइम लोकेशंस पे हैं। आप देख लें, आपके सामने, हम कई दफा रोजवेल्ट होटल का सुन चुके हैं, प्राइम लोकेशन पे है। उसके अलावा कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं पाकिस्तान से बाहर PIA की जो कि प्राइम लोकेशंस पे हैं। आप पेरिस की बात कर सकते हैं, और इसके अलावा और बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे प्राइम लोकेशन पे PIA की प्रॉपर्टीज मौजूद है। नाउ इन चीजों को, अगर सब चीजों को जहन में रखें, मद्देनजर रखें, तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमें जाना चाहिए, बट एट द वेरी सेम टाइम ट्रांसपेरेंसी के साथ, और उनकी वैल्यू जो है सही तरीके से लगवा के। ये ना हो कि कल को क्या कहा जाए, कोई उठ के ये कह दे कि थ्रो अवे प्राइस पे जनाब ये आप लोगों ने दे दी। ये नहीं होना चाहिए। बाकी जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट एक्सचेकर पे एक बहुत बड़ा बोझ है और इसकी वजह से ब्लीड हो रहा है। जो एक्सचेकर है, फाइनेंशियल ब्लीडिंग यहाँ पे कई दहाइयों से जारी है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। इसमें PIA तो है ही है, इसके स्टील मिल भी है, इसके रेलवेज भी है, देयर आर सो मेनी अदर यहाँ पे हमारे एसेट्स हैं जिनको हम प्राइवेटाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर हम प्रॉपर तरीके से इनको प्राइवेटाइज करें तो हम लोग सरप्लस बजट में जा सकते हैं। अच्छा,
और जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कन्विंस भी हैं और दूसरी जमातों को भी वो कन्विंस करने की राना साहब कोशिश कर रहे हैं। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शौकत बरसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, लेकिन अब ये कमेटी बन गई है और कमेटी ज़ाहिर इसलिए बनी है कि जल्द अज जल्द पहले PIA को प्राइवेटाइज़ किया जाए, एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जाए और फिर कुछ दीगर इदारों की तरफ ज़ाहिर है कि ये कमेटी काम करेगी। तो ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? जो आप लोग चाहते थे कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, अब इस पर आप हुकूमत से एतराज़ करेंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे सामने, या एग्री हैं आप, कोई इशू नहीं आप लोग? बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कि हमने तो अपने एतराज़ रखे हुए भी हैं और हम उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कन्विंस होने को कुछ ना कुछ हद तक तैयार हैं, पर शायद जो उन पे आजकल प्रेशर आया हुआ है IMF का वो शायद उससे डील नहीं कर पा रहे। तो एक तो मेरे भाई ने भी बड़ी अच्छी बात की, हम तो समझते हैं कि हम इन प्रोजेक्ट्स को बेहतर बना सकते हैं। आज जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान की इकॉनमी का खून पी रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो PIA का इदारा हो, चाहे हमारे एयरपोर्ट्स हो, चाहे हमारे एसेट्स हो जो आउट ऑफ पाकिस्तान है, तो मैं समझता हूँ अगर हम सच्चाई से काम करें, जिस तरह से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम बनाया है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड कहलाई जाती है, जिस तरह से हमने विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स आज बनाए हैं जो बेहतर चल रहे हैं, जिस तरह से हमने थर्कोल बनाया है, तो मैं समझता हूँ अगर हम डेडिकेशन से काम करेंगे तो इनको सेल ऑफ करने के बजाय हम इनको प्रॉफिट में ले जा सकते हैं। पर आजकल के हालात आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, बहुत सख्त हैं। तो हम अभी भी कन्विंस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हम कोशिश ज़रूर करेंगे, पर अगर एक फ़ैसला उन्होंने किया है उसमें अगर हम देखते हैं कि जो प्राइस है, जो वर्थ इट है, वो वर्थ इट प्राइस मिल रही है। ये ना हो कि जैसे होता रहा है कि हम खुद ही अपने एसेट्स खरीद लेते हैं, जो कीमत होती है उसके चौथे हिस्से में, ये तो हम किसी सूरत ना ही होने देंगे और ना ही हम बर्दाश्त करेंगे। सही। अगर हमें और कोई ऑप्शन नहीं है, बेचना ही है, अगर किसी एसेट को डिस्पोज ऑफ करना है, तो वी विल हैव टू मेक श्योर वी गेट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस जो हमें चूंकि अब आप कैबिनेट में शामिल नहीं हैं आप लोग, ज़ाहिर है, तो उस लेवल पर तो आपको नहीं रोक सकते, वहाँ पर तो आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं ज़ाहिर कर सकते, तो फिर कैबिनेट से बाहर ही आपको फिर ये प्रेशर डालना पड़ेगा और कन्विंस करना पड़ेगा। देखिए जी, आज जो नून लीग की हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बदौलत है, चाहे उनकी कैबिनेट हो, चाहे उनका प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी सियासी आप ओहदे की बात कर सकते हैं, तो वो आज पीपल्स पार्टी के बदौलत है। और हम समझते हैं जब भी हमने किसी बात पे नाराज़गी दिखाई है, हमने जायज़ इख्तलाफ दिखाया है, तो नून लीग ने हमारी बात मानी है। चाहे वो इरसा के चेयरमैनशिप की बात हो, हमने उस पर एतराज़ किया, तो उसी तरह से उन्होंने वो नोटिफिकेशन हटा दिया, और जो असूल था कि बाय रोटेशन हर प्रोविंस का चेयरमैन आना चाहिए, उस बात पे उन्होंने मेंबर्स के लिए बात की है। और मैं समझता हूँ अभी भी हम कैबिनेट में ना होते हुए भी जब कोई जायज़ बात करेंगे तो वो सुन रहे हैं और वो सुनते रहेंगे इंशाल्लाह। कैबिनेट चलो अब ये देखते हैं कि अपोजिशन इस वक्त किस साइड पर हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायद कर रही है या नून लीग की हिमायत में इस मामले पर। तो शौकत बरसा साहब, ये ज़ाहिर नून लीग इस वक्त जारी है इदारों को प्राइवेटाइज करने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अलहदा मौक़िफ़ रखती है, आपका इस वक्त एज अपोजिशन जमात क्या मौक़िफ़ है? ये जो टोला इस वक्त पाकिस्तान पे काबिज है बंदूक के जोर पे, ये तो लुटो और फुटो प्रोग्राम है। इनका पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है? ये पाकिस्तान के ना नुमाइंदे हैं, ना अवाम के नुमाइंदे हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा पाकिस्तान पे कर लिया है। जो पाकिस्तान में रही सही कसर है उसको ये लूटेंगे, कसूटेंगे, अपने असासे बनाएंगे, अपने कमीशन कमाएंगे, और उसके बाद मैं कौन तू कौन, और ये हमारे आने वाले बच्चे, हमारी नस्लें जो हैं वो भुगतती रहेंगी पाकिस्तान को। ये जो आप बात कर रहे थे, ये दोनों पार्टियों का नाम लेके, ये एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं। एक ने घसीटना था वो वज़ीर आज़म बन गया, जिसने घसीटा जाना था वो सदर बन गया, कोई गवर्नर बन रहा है, कोई वज़ीर आला बन रहा है, कोई पंजाब ले रहा है, कोई बलूचिस्तान ले रहा है, तेरा अब्बा फला, तेरा सदर, तेरा बेटी वज़ीर आला। तो मेरे भाई ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो चले हुए कारतूस और आजमाए हुए हैं। 76 साल में या यहाँ पर आमरीत रही है, या ये आमरीत के परवरदा जो है शू पॉलिश वाले ये हैं। तो मेरे भाई इनसे कोई तवक्को ना रखें। मैं फिर कह रहा हूं, पहले पाकिस्तान पूरा गिरवी रख दिया। शौकत बरसा साहब, इन लोगों से आप भी तो इन्हीं से तवक्को कर रहे हैं। 2 बार अली अमीन गंडापुर साहब प्राइम मिनिस्टर से मिल चुके हैं, उन्हें वजीर आजम मान चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं, जब भी तो जा रहे हैं, मिल रहे हैं और अपने सूबे के इशूज उनके सामने रख रहे हैं और फिर हल की उम्मीद भी लगा रहे हैं। तो इसका मतलब एक्सेप्ट तो कर लिया ना आपने उनको? पहली बात तो ये फॉर्म 47 की पैदावार है, जाली वजीर आजम है, 24 सीटों वाला डिग्गी वाली सरकार, किसी ने इनको तस्लीम नहीं किया। हम अपना जो जेन्युइन हुकूमत कायम की है, वहाँ पर केपी के अंदर अवाम के हकूक के लिए, जाहिर है जो डमी लोग बनाए गए हैं
जो एक्सटेंशन है, वो जो एक सो कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट थी, पहले 16 महीने यही PDM टोला था, फिर PDM 2 आया इंटरिम की शक्ल में, अब ये PDM 3 आ गया है। जो वजीर दाखिला है वो वही पंजाब में जो इलेक्शन करवा रहा था। तो मेरे भाई, हम तो, मैं फिर कह रहा हूँ, हम सिस्टम में रहते हुए हम इनकी तरह जनरल फैज और जनरल बाजवा की वीडियोस ऑडियोज नहीं चलाएंगे वहां पर गुजरावाला के अंदर, हम इनकी तरह इदारों पे हमले नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट पर। लेकिन ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इस हुकूमत का कोई अवाम से तल्लुक नहीं है, ना ये अवाम के नुमाइंदे हैं। जिनके नुमाइंदे हैं ये उनका कॉज सर्व करेंगे, ये जो इनको लेकर आए हैं ये उनके तनख्वाहदार हैं, उन्हीं से वाबस्ता हैं। तो मेरे भाई, ये तो वही लोग हैं जिनके मुतल्लिक हमें बताया गया था, और ये पहले ये खुद बताते होते थे कि इन्हें पेट फाड़ना था। ठीक है, चलें, बस ऐसा पॉइंट आपका आगे, मैं जरा वापस आपकी तरफ आता हूं। जी, मुकम्मल कर लें कामरान साहब की तरफ। ये बताया गया, फिर हमें ये बताया गया कि GITs बनी थी, GITs में ये पता चला था कि जी एवन फील्ड के जो फ्लैट्स हैं वो भी इनके नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है। तो उसमें कौन लोग थे? उसमें हमारी एजेंसीज थी, उसमें ISI थी, उसमें MI थी, तमाम इदारे मौजूद थे। आज हमें बताया जा रहा है कि ये बड़े ठीक है, चलो, पॉइंट आपका आ गया शौकत साहब। इस पर तैमूर साहब जब मैं उनके पास जाऊंगा तो रिस्पॉन्ड कर भी देंगे। जरा कामरान मुर्तज़ा साहब से मैं जान लूँ कि ज़ाहिर है उनकी जमात भी इस वक्त अपोजिशन में। कामरान साहब, ये आप कितना टफ टाइम इस वक्त हुकूमत को देना चाहते हैं? मौलाना साहब ने कहा था कि हम सिर्फ असेंबली के अंदर नहीं, पार्लियामान में नहीं, पार्लियामान से बाहर भी बड़ा टफ टाइम देंगे। तो ये अब ये सिलसिला कब से शुरू होगा? क्या करने वाले हैं आप लोग की क्या आगे हिकमत अमली है? देखिए, इस वक्त तो इशू जो मुल्क में है वो इलेक्शन के हवाले से है, और इलेक्शन के हवाले से हमारी रिजर्वेशन हैं। आप उसको कह लें कि वो दुरुस्त हैं या दुरुस्त नहीं है, दो बातें ही मुमकिन है। अगर वो दुरुस्त हैं तो भी जो है, और अगर दुरुस्त नहीं है तो भी इसका बड़ा आसान सा हल है कि उसको ऑडिट के लिए खोल दिया जाए इलेक्शन, और एक सर्टेन परसेंटेज जो है उसकी ऑडिट कर लें। हमारी बात अगर सही थी तो वो भी सामने आ जाएगी, हमारी बात गलत थी तो वो भी सामने आ जाएगी, और गलत थी तो हम इनको मुबारकबाद भी देंगे और हम ताउन भी देंगे, मगर अगर सही थी फिर इनको स्टेप डाउन होना पड़ेगा। अच्छा। और आपने पूछा कि आइंदा क्या आपका लाया हमारे आइंदा के लिए, हम सिर्फ रमजान के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। रमजान में आज 10, 11, 12 दिन गुजर गए हैं, और बाकी जो रमजान और प्लस फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है वो हमारी तारीख शुरू हो जाएगी, जलसों से शुरू करेंगे और फिर मामला आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे जो है ना वो उसको प्लान करेंगे, या जैसे जैसे मुशावरत के बाद फैसला होगा। मगर जो है ना वो हमारा इशू जो है सबसे पहले ये कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए जो है मुल्क को चलना चाहिए, और इस वक्त हम समझते हैं। तो कामरान साहब, चंद मखसूस हल्के आप उनका ऑडिट चाहते हैं या आप ओवरऑल तमाम हल्कों का आप ऑडिट चाहते हैं? तो तमाम मुमकिन नहीं होगा फिल वक्त, मगर उसमें कोई एक परसेंटेज जो है ना उस पर एग्री कर लें। वज़ीर-ए-आज़म एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलवा लें, उनको बुलवा के तमाम पार्टी से पूछ लें। तमाम ये अपना PTI तो इस वक्त ऑफर कर रही है, और PTI इसको अगर ऑफिशियली ऑफर करती है तो यही बुनियाद बन जाएगी। हम जो है ना फिर उसमें फिर मुतालबा रखेंगे कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करते हैं, उनमें कोई सर्टन हल्के खुलवा लेते हैं, और देन जो है ना बाकी यही बात आए, और पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध आपके सामने आ जाएगा इलेक्शन का रिजल्ट। उसके बाद इसका मतलब ज़ाहिर है कि बज़ाहिर तो ये होने नहीं जा रहा रमज़ान में ये ऑडिट, तो इसका मतलब कि रमज़ान के बाद फिर हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आ सकता है। अब इस सियासी चैलेंज को, इस अपोजिशन को हुकूमत कैसे डील करती है देख लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर ये सवाल अपने तमाम पैनलिस्ट के सामने रखेंगे, खासतौर पर राना साहब और तैमूर तालपुर साहब की इस पर राय जानेंगे ज़रा कि हुकूमत के पास फिर क्या प्लान है आगे अपोजिशन को डील करने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अब रमज़ान के बाद हुकूमत के लिए सियासी तौर पर मामलात कितने मुश्किल हो सकते हैं, अपोजिशन कितना बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ सकती है, इस पर प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे। राना मुबश्शिर साहब, बताइएगा ज़रा कि ये इस वक्त कामरान मुर्तज़ा साहब जो बात कर रहे हैं, रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं, रमज़ान के बाद फिर कोई एहतजाजी तहरीक या कोई इस तरह का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। राना साहब, मैं आपकी इजाज़त से तैमूर तालपुर साहब से पहले इस पर कमेंट ले लूँ, फिर आपकी तरफ भी आता हूँ ज़रा। जी तैमूर तालपुर साहब और शौकत बसर साहब ये कह रहे थे कि माजी आप लोग दोनों जमातों का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, सबके सामने है, लेकिन आज एक दूसरे के लिए काबिल कबूल और लाजिम मलजूम है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक तो उनकी बात सही थी कि काबिल कबूल हैं एक दूसरे को। इसलिए काबिल कबूल हैं क्योंकि मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या नून लीग की हमेशा नज़रियाती
इख्तलाफात थे, शायद हैं, शायद रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर कम से कम हमें पीटीआई को देखने के बाद, इमरान नियाज़ी की इंडियन सोच देखने के बाद हमें ये तो पता चला ना कि ये लोग तो मुल्क दुश्मन हैं। तो किसी मुल्क की दुश्मनी अपने मुल्क के साथ देख के हम सब एक हुए। हमने इलेक्शन लड़ी, बाकायदा एक दूसरे के साथ मुकाबले किए, तकरीरें की, डेमोक्रेटिक जो भी तरीका होता है उस हिसाब से हमने कॉन्स्टिट्यूशनली अपनी इलेक्शन लड़ी है। और कम से कम मुझे फ़ख्र होता है कि चाहे नून लीग हो, मेरी पार्टी नहीं है, मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर कम से कम मुहिब्बे वतन जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुहिब्बे वतन जमात है। ये तो वो लोग हैं जो जिनको बेचारों को बैसाखियों पे चलने की आदत है, जो पिछली इलेक्शन ये जीत के आए, किस तरह जीत के आए, इनको कैसे जिताया गया, ये तो किसी से ढका छुपा नहीं है। ये तो शायद सोच के मेरे भाई को, बसरा साहब को थोड़ी बहुत शर्म आ रही होगी कि ये पिछली इलेक्शन किस तरह जीत के आए थे, क्या क्या ज्यादतियां नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ की थी, क्या हमारे साथ नहीं हुआ इलेक्शन के दौरान। लेकिन तैमूर साहब, इस बार ये इलेक्शन तो इस बार भी जीते हैं, सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आए आज़ाद हैसियत में, और आप लोगों ने हाथ भी बढ़ाया इनकी तरफ हुकूमत बनाने के लिए। देखें, ये इन्होंने अवाम का बेवकूफ़ बनाया, इन्होंने अवाम के साथ खिलवाड़ किया, इन्होंने उनके दिमाग के साथ गेम खेली, जिसकी वजह से किसी हद तक कामयाब हो गए। अब अवाम देख रही है, जिस वक्त गाज़ा के लिए हमने रेजोल्यूशन हम लाए असेंबली में, तो उस वक्त जब नो के नारे मारे पीटीआई ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि इजराइल इनको फंड करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रॉ इनको फंड करता है, इंडिया के ये एजेंट्स हैं, उस सिंपल बुनियाद पर उन्होंने गाजा के रेजोल्यूशन के अगेंस्ट नो किया। अब ये माने या ना माने, पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की आवाम ने ये लाइव टेलीकास्ट देखे हैं जिसमें ये गाजा के खिलाफ बोल रहे हैं। तो जब लोग इस हद तक गिर जाएं, जो आरटीसी के फेलियर की पैदावार हों, जो वो जमात है जिसने करप्शन के हिसाब से कोई, पिंकी पीर ने या इमरान नियाज़ी ने कोई हद नहीं छोड़ी, बड़े से बड़ी करप्शन से लेके घड़ियां बेचने तक से लेके डीसी और एसपीज की पोस्टिंग भी पैसों पे लेके लाहौर में होती थी, किसी से ढकी छुपी बात ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब कहने के बाद मेरे ख्याल से मैं देख रहा हूँ कि अपोजिशन का एक हक है, उनका हक है वो आके एहतजाज करें, पर एहतजाज अपने हदूद और अपने दायरे में अंदर रह के करें। जब तक ये पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। ये आए, एक दिन का धरना दें या 10 साल का धरना। चलें, पॉइंट आपका आगे। तैमूर साहब, बसरा साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊंगा, आपको मौका मैं दूंगा। जरा राना साहब से पहले मैं राय ले लूं ताकि फिर एक साथ ही आप जवाब दे दें दोनों की बातों का। राना साहब, ये डोनाल्ड लू का जो इस वक्त बयान सामने आया, इस बयान के बाद ये साइफर और इमरान खान से मुतालिक और पीटीआई से जो मुतालिक था कि ये अमरीकी मुदाखलत और वो साजिश वाला बयानिया, उस बयान के बाद तो बिल्कुल एक तरह से नाकाबिले यकीन हो गया। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा वोट के साथ सबसे बड़ी जमात के तौर पर ये लोग सामने आए। अब इनकी सियासत को इस बयान के बाद आपको कोई धचका लगता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है और वो उस पर मेरे ख्याल में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। देखिए, साइफर होता क्या है? साइफर ये होता है कि जिस भी मुल्क में पाकिस्तान का एम्बेसडर या किसी भी मुल्क का एम्बेसडर बैठा होता है, वो वहाँ से जो भी गुफ्तगू होती है उसको कोड करके अपने मुल्क में बैक एट होम भेज देता है। और यहाँ पे पाकिस्तान पे आके, जब अगर मैं असद मजीद की बात करूँ, एम्बेसडर जो थे हमारे वहाँ पे अमेरिका में, जिस वक्त ये सारा किस्सा एरप्ट हुआ, जब डोनाल्ड लू के साथ बकौल असद मजीद की जो गुफ्तगू हुई, तो वो कोडेड मैसेज आया यहाँ पे पाकिस्तान में आके साइफर होता ही है कि उसको डी कोड किया जाता है। जब डी कोड किया जाता है तो वो सिर्फ 4-5 लोगों को दिया जाता है, उससे ज्यादा लोगों को नहीं दिया जाता, ठीक है? वो उनके साथ शेयर होता है। उसके बाद जनाब उसका एसओपी ये है कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि ऑलवेज ऐसे ही होता है कि उसको ट्रैश कर दिया जाता है, यानी कि उसको थ्रेडर में खत्म कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कभी कभार हो सकता है कोई ऐसा साइफर हो, मुझे मेरी नॉलेज में खैर नहीं है, वो कोई ऐसा साइफर होगा जो कि जनाब रख लिया गया हो, लेकिन अदरवाइज वो ट्रैश कर दिया जाता है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर हैप्पी आवर्स में अगर कोई डिप्लोमेट कोई ऐसी गुफ्तगू करता भी है सपोजिटली, एंड यू नो हैप्पी आवर्स में एवरीथिंग कैन हैपन एंड एनीथिंग कैन हैपन एंड पीपल कैन से एनीथिंग व्हिच दे डोंट इवन मीन, ठीक है? वो ऐसी गुफ्तगू अगर होती भी है तो वो उस वक्त वहां पे मौजूद जो डिप्लोमेट होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना पड़ता है, ठीक है? अब उसमें कैसे एक्ट हुआ, किस तरह किया गया, क्या अमेरिकन फ्रेज यूज हुए वहां पे, किस तरीके से यूज हुए, वो तो मैं नहीं बता सकता बिकॉज आई वाज नॉट देयर। हाँ, असद मजीद से मेरी गुफ्तगू, मेरी बात जरूर हुई थी, लेकिन वो 2022 में जनवरी या फरवरी का महीना था,
उसके बाद मेरे ख्याल में मार्च में शायद साइफर का ये सारा केस शुरू हुआ था। आई मेट असद मजीद इन वॉशिंगटन DC एट दैट टाइम। वो मेरी थी उस वक्त जब असद मजीद साहब के बारे में जो उस वक्त रहते अमेरिका में, वो कोई मेरी अपनी एज अ जर्नलिस्ट जो मैंने उनको ऑब्जर्व किया, वो ज्यादातर कहा जाता है उनकी जैसे डाउनलोड उनका ये है जनाब कि वो बड़े अच्छे डिप्लोमेट हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम मेरे ख्याल में जो मैंने असेस जी मीटिंग के दौरान। अच्छा राणा साहब, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। ये मैं चाहूंगा कि जरा आपका कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो रहा है, रिकनेक्ट आपको कर लें और फिर उसके बाद ये आप बात जरा बताइएगा, चूंकि ये थोड़ी सी आपकी ऑडियो प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ कट गई है। तो बसरा साहब, ये अब डोनाल्ड लू का बयान ज़ाहिर सबने देखा और उसके बाद अब आपकी सियासत आप लोग की कहाँ खड़ी है? जिस साइफर को आप लोग लहरा लहरा कर कहते थे कि इस बुनियाद पर आपकी हुकूमत को निकाला गया है अमेरिका से, तो बिल्कुल उसकी वाज़ेह तौर पर तरदीद सामने आ गई है। राणा साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस जरा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि वो जो आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे फिक्रा कह के, इस लुटो और फुटो खानदानों ने पाकिस्तान को OLX पे लगा दिया है। जो रहा साहब पाकिस्तान के जो असासे हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त ना तो कोई आइन है ना कानून है, अदालतें अमली तौर पर सरेंडर कर चुकी हैं। तो ये खानदान हो गया, कुछ लोग और हो गए, क्रिमिनल एलीट है जिसके ऊपर ना कोई कानून है, जिसके ऊपर ना कोई चेक एंड बैलेंस है। ये यहाँ से माल लूटेंगे, बाहर ले जाएंगे, चूंकि ये शराफिया का मुल्क है, मेरा और आपका मुल्क तो है नहीं। अच्छा, दूसरी बात आपने कही डोनाल्ड लू वाली। अच्छा हाँ, एक बात मैं सुन रहा था, वो मैं उसका जवाब तालपुर साहब को दे दूं। तालपुर साहब मेरे भाई हैं, लेकिन मुझे याद है मैं पीपल्स पार्टी में होता था, तो मुझे ये उस वक्त मुस्लिम लीग नून जरदारी साहब को 10% कहती थी और कहती थी कि पटा डालना है जरदारी साहब के गले में और लाड़काना की गलियों में घसीटना है। उस वक्त मैं और तैमूर साहब इकट्ठे गालियां देते होते थे नून लीग को। आज मुझे नहीं पता कि इनका ज़मीर खैर इनके साथ है, मैं तो वो बात बता रहा हूँ जो मैं बताई गई थी। और पता नहीं 10% कहा गया, सरे महल ले गए, मुरब्बे घोड़े खाते थे। और बाकी रही ये नून लीग वालों की बात, मेरे भाई दुनिया के अंदर अगर किसी की किताबें छपी हैं जिनको इंटरनेशनल चोर कहा जाता है, फिर कहा जाकर तो मेरी तो दुनिया लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, पैसे लूटते लूटते अब ये वोट चोर भी हैं, इनको छोड़ दें, दे आर इररिलेवेंट। ठीक है, क्योंकि इनका और बसरा साहब, अब जो आपकी अपनी जमात के लोग जो लोग KPK की करप्शन पर इंडिकेशन वो निशानदेही कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जी माजी में कितनी करप्शन हुई, वो फिर उन लोगों से मुतालिक क्या राय है? मेरे भाई इमरान खान साहब 70 साल की उम्र में कोई मुकदमा नहीं था, उनको दहशतगर्द भी कह दिया, गद्दार भी कह दिया, करप्ट भी कह दिया और आपने निकाह पे भी सजा दे दी। हुआ क्या उन फैसलों को कौम ने मान लिया कि क्या वो फैसले ऐसे थे जो पता चलता कि वाकई ये कोई सच्चाई की मबनी केस है? मैं फिर कह रहा हूँ, ये जितना टोला मिला हुआ है ना, इनको रात एक ही डर आता है, ओए अपन लुटमार इकट्ठी करनी, लड़ना नहीं वरना खान आ जाएगा। रही दूसरी बात KP वाली, हम चैलेंज देते हैं मेरे भाई, कल 16 महीने पहले भी इनकी हुकूमतें थी। ये जो टोला चोरों डाकुओं का टोला मुसल्लत हुआ है जो लूट रहे हैं गुज़श्ता 76 साल से, कभी आमर लूटते हैं, कभी ये उनके कल पुर्जे ये लूटते हैं, तो करते ना हमारा हिसाब किताब। अब इनकी एक जो जालसाजी की हुकूमत है ये करें। बाकी KP के अंदर मैं फिर चैलेंज देता हूँ आपको, मेरे भाई आप सामने लेकर आए, पूछते क्यों हैं? दूसरी बात जी, आपने डोनाल्ड लू की बात की, ये फिर मैं कहता हूँ कि इस वक्त ये बेचारे जिनकी नौकरी करते हैं ना, क्योंकि इनके तो पैसे वहां पड़े हैं, इनकी जायदादें वहां पड़ी हैं, इनकी क्या जरूरत है कि ये उनके सामने आंख भी उठा सके? ये वही लोग हैं ना आप जो आपके सामने बड़े सबसर्विएंट बन रहे हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि डोनाल्ड लू कौन है? डोनाल्ड लू अगर वो जाली साइफर था या कुछ भी नहीं था तो फिर इमरान खान पे मुकदमा झूठा है, इमरान खान की सजाएं झूठी हैं, आपकी अदालतें क्या कर रही हैं? दूसरी बात, अगर साइफर झूठा था तो वजीर आजम इमरान खान के साथ आपके तमाम सिक्योरिटी के हेड्स बैठे हुए थे, DGI SIB चीफ भी, तमाम इदारे, उन्होंने डिमार्च क्यों किया था? ठीक है, चले जरा ये अब इस पर कानूनी राय भी जरा जान लेते हैं, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब भी मौजूद हैं। अच्छा चले मुकम्मल कर लें, उनको पूरा टाइम देते हैं और नहीं आपको भी पूरा टाइम दिया साहब। सानू मार दे भी हो तो रोन भी नहीं देते, गल तो सुन लो साडी। पहले आपने मुकम्मल कर, पहले आप लोगों ने सुने, मैं फिर कह रहा हूँ ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, मैं फिर कह रहा हूँ इन लोगों का भाई कोई स्टेक नहीं है, इन्होंने एक ही एजेंडा है, आप देख लीजिएगा कि इनमें सबसे बड़ा जो क्रिमिनल होगा, जो बड़ा मुजरम होगा, बड़ा मुजरम होगा, इस हुकूमत में बड़े ओहदे पर होगा। अच्छा। तो इनकी बात को छोड़ दें, 76 साल इनको कौम ने देख लिया,
अब ये कौम के लिए नफरत की अलामत है। इनकी कौम जिनको जेलों में देखना चाहती है वो उनको अब टीवी चैनल पे बैठा लेते हैं। तो अल्लाह का नाम माने आप लोग यार। तो बसरा साहब आपके पास तो पौने 4 साल थे, आप लोगों ने इन सबका क्यों एहतसाब नहीं किया? उस वक्त ऐसा निजाम आप क्यों नहीं लेके आए? ऐसी रिफॉर्म्स आप लोगों ने अदालतों में क्यों नहीं की कि ये फिर जिनको आप जेलों में देखना चाहते हैं वो जेलों में होते और अपने मेरिट पर होते? बहुत जबरदस्त बात की। 76 साल में हमारा ऐसा है 3 साल का, पौने 4 साल लगा लें, 76 साल में 5 साल लगा दे भाई। हुआ क्या, जब हमने इनको सारे वो केसेस राइप हो गए तो पता लगा जनरल बाजवा साहब ने क्या कहना दी, हुकूमत उल्ट दो। आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब का आपने वो बयान साहब उस वक्त हमारे पहले आपने अमेरिका बोला, अब आप बाजवा साहब का नाम ले रहे हैं। थोड़ा सा मौका दें तो मैं कामरान साहब की तरफ भी जाऊं ताकि साइफर के मामले पर जरा मैं कामरान साहब से एक लीगल उनका ओपिनियन भी मैं जान लूं जरा। तो कामरान साहब जी, हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बताई है, हमें तो किसी ने नहीं बताई। नहीं, वो बाद में उन्होंने कहा था कि बाद में उन्होंने उसकी वजाहत भी कर दी थी अगले दिन उस बयान की। कामरान साहब, ये अब जो साइफर वाला मामला जो है सामने आया, ज़रा थोड़ा सा इस पर आप लीगल अपना ओपिनियन भी दीजिएगा। ये इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी अब आप क्या समझते हैं, उनके बयानी को क्या डैमेज होने जा रहा है आगे? देखिए, बयानिया मेरा ख्याल है उसी वक्त डैमेज हो गया, रफीक साहब का स्टेटमेंट आ गया था, क्योंकि इसमें जो किसी का बयान जो ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हो सकता था वो असद मजीद साहब का था। अब असद मजीद साहब राइटली या रॉन्गली अगर वो उसको ऑन नहीं करते उस बात को, तो फिर देन जो है ना इनका जो नैरेटिव है वो फिर अपनी जगह पे कायम नहीं रह सकता। मुमकिन है वो दुरुस्त ना कह रहे हो, मगर स्टिल जो है ना इस सारे मामले में जो है सबसे अहम आदमी वही थे। जी नहीं होंगे जितने हमारे अपने जो ना एम्बेसडर साहब थे, तो उनके स्टेटमेंट को बिलीव करना पड़ेगा अनलेस के इसके कोई कॉन्ट्रेरी चीज जो ना प्रूव हो जाए। और कामरान साहब, जो केपी में आपका जो अभी इलेक्शन के नताइज पर जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी जाहिर है, चूँकि वहाँ सबसे बड़ी जमात के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मौजूद है, तो वो फिर इन्हीं के खिलाफ हैं। चूँकि वो जो एक इनिशियल इन लोगों से मुलाकातें हुई तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि दोनों जमातों में थोड़ी सी ज़रा मुफाहमत की एक फ़िज़ा पैदा हो रही है, तो वो तहफ़्फ़ुज़ात बहरहाल आपके इन्हीं के खिलाफ हैं? इनके खिलाफ हैं और बाकियों की भी खिलाफ है। आप क्या हमको सिर्फ केपी की जमात समझते हैं? क्या हम बलूचिस्तान में नहीं हैं? क्या हम सिंध में नहीं हैं? तो हम हमारे जो है ना वो मामला कम से कम 3 सूबों में जो है ना वो हैं इस तरह के, इनके खिलाफ भी हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी हैं। और हम तो मतलब मैंने बड़े आसान से अल्फाज में इसकी वजाहत कर दी है कि मैं दुरुस्त हो सकता हूँ या गलत हो सकता हूँ, मगर वो हल्के खुलवाए जाएं तो हल्के खुद बोलेंगे, उसका आदत हो जाएगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम ठीक है या हमारे जो डिफेंस करने वाले हैं वो ठीक है। अगर हम गलत थे तो हम उसको सॉरी कर लेंगे और हम उनके साथ। ठीक है, तो तैमूर साहब ये बड़ा अच्छा मौका है, आप भी अगर हुकूमत से ये उनसे मुतालबा करें, चूँकि आप लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो ऑडिट चाहती है JUI या जो ऑडिट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल चाहती है उसको जल्द अज जल्द करें, ताकि कम अज़ कम ये इलेक्शन के नताइज वाला मामला तो हल हो और फिर यहाँ से फिर आगे बढ़े मुल्क। बिल्कुल जी, हम समझते हैं कहीं भी जो जहाँ पर भी साफ सुथरा ऑडिट हो सकता है वो होना चाहिए, और हम कभी भी ऑडिट के खिलाफ नहीं रहे, हम तो हमेशा बल्कि ऑडिट के फेवर में रहे हैं। पर थोड़ा वो पीछे आते हुए मेरे भाई बसरा साहब बात कर रहे थे, मैं उनको ये बताता चलूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प डज नॉट मैटर टू मी, डोनाल्ड लू डज नॉट मैटर टू मी। व्हाट मैटर्स इज के पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान नियाज़ी ने ऐसा खाना ख़राब किया और ऐसी बदनामी हमारे लिए लाया है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आज अमेरिका ने पाकिस्तानी एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को झूठा करार दिया। तो ये झूठा अगर इमरान नियाज़ी को कहता तो मुझे कोई दुख नहीं था, पर एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को आज झूठा किया उनके करतूतों की वजह से। दूसरी बात, मेरे भाई बात करते किताबों की, मुझे नहीं पता कौन सी किताब और कौन सा % किसमें क्या रखा हुआ है। हाँ, पर मैंने रेहाम खान की किताब ज़रूर पढ़ी है, मैं उनको एडवाइस करूँ वो भी पढ़ लें, पर अकेले में पढ़िएगा तो आपको बहुत से लोगों के बारे में, बहुत सी पर्सनालिटीज़ का और असलियत का पता चल जाता है। तो मेरे ख्याल से किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने आप को, खुद को देखना चाहिए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान की बेहतरी, इसकी इकोनॉमी की बेहतरी, इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें वापस रोड मैप पे आना है। और जितनी भी जमातें आज इकट्ठा बैठी हुई हैं वो सियासी कुर्बानी दे रही हैं। हमने पिछली हुकूमत में सियासी कुर्बानी दी, हमने बिल्कुल टॉपल किया हुकूमत को, डेमोक्रेटिकली PTI को टॉपल किया इनके 4 साल के बाद। और अगर ना करते तो जो 4 साल में इन लोगों ने हशर किया इस मुल्क का, वो 40 साल में करप्ट से करप्ट तरीन सियासतदान कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। तो ये हमारी उस वक्त की मजबूरी थी, इनको हटाना और इनको दूर लेके जाना। और मैं समझता हूँ हर इलेक्शन में आप देखेंगे इनकी सीटें अब कम होती जाएंगी, क्योंकि अब लोग रियलाइज कर रहे हैं
कि वो इनके सोशल मीडिया के पीछे लग के, इनकी झूठी कहानियों किस्सों के पीछे लग के उन्होंने बहुत नुकसान दिया इस मुल्क को, और कोई भी मेरे ख्याल से इस मुल्क को इससे ज़्यादा नुकसान नहीं दे सकता। शायद इंडिया खुद भी अगर हुकूमत में आता तो इतना नुकसान पाकिस्तान को ना देता जितना इस इमरान नियाज़ी ने दिया है, और ये सब मानते हैं इस बात। ठीक है, तो राना साहब, ये वाकई पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मकबूलियत और जो एक्सेप्टेंस है उनकी पब्लिक में, वो इसी तरह से डैमेज होगी आगे चलकर? और वो जो असद मजीद साहब से मुलाकात वाली बात है, वो जो आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे थे, ज़रा वो भी मुकम्मल कर लीजिएगा काइंडली। जी, मैं कह रहा था कि असद मजीद से मेरी मुलाकात हुई थी कोई जनवरी या फरवरी के महीने में 2022 में वाशिंगटन में, और उस वक्त जो मेरी अपनी एज अ जर्नलिस्टिक ऑब्जर्वेशन ये थी कि उन्होंने उस सारी मुलाकात में अपने कपड़ों के अलावा कोई मेरे से ऐसी गुफ्तगू नहीं की। उन्होंने अपनी टाई का जिक्र किया, अपने सूट्स का जिक्र किया, और उन्होंने महंगाई का जिक्र किया कि अमेरिका में महंगाई बहुत हो गई है, एंड इट हैज बिकम लाइक डिफिकल्ट टू लिव इन अमेरिका। तो वो अगर मैं उन एज अ जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं उनकी असेसमेंट करूं, तो मुझे उनके अंदर कोई एज सच डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक, जो डिप्लोमेट्स हमने देखे हुए थे वो पुराने डिप्लोमेट्स थे, वो दे वर लाइक प्रोबेबली हम उनके आदी थे शायद, वो तो पूरी लॉट ही खत्म हो गई है खैर डिप्लोमेट्स की जो पाकिस्तान के पास हुआ करते थे। लेकिन एनीवेज मुझे कोई ऐसा सच, वो होता है ना कि एक बंदा को बहुत इम्प्रेस हो जाता है किसी की शख्सियत से, मुझे कोई ऐसा मैं कोई इम्प्रेस नहीं हुआ था उनसे। सो बाकी मैंने जिक्र किया था कि हैप्पी आवर्स के दौरान अगर कोई डिप्लोमेट या कोई शख्स अगर कोई ऐसी बात करता भी है तो वो मनोमन एज सच उसको मान नहीं जाया करते। वो दे आर हैप्पी आवर्स, एंड हैप्पी आवर्स में वन कैन से एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी बात हो सकती है। और अमेरिकन फ्रेजेस अगर यूज किए जाए, जैसे कि अमेरिका में लोग अमेरिकन फ्रेजेस यूज करते हैं, तो उनको समझना भी बहुत जरूरी होता है कि व्हाट एग्जैक्टली डू दे मीन। सही। सो वो मेरे ख्याल में जो भी असेसमेंट की उन्होंने असद मजीद साहब ने, वो तो वही जानते होंगे, क्योंकि मेरी तो डोनाल्ड डू से कोई पर्सनल मुलाकात नहीं हुई, लेकिन असद मजीद साहब के साथ जो मुलाकात हुई थी उसकी मैं असेसमेंट दे सकता हूँ। ठीक है। बाकी रह गया मसला कि कोई डैमेज होगी पीटीआई या नहीं होगी डैमेज पीटीआई। देखें, ये पॉलिटिक्स पाकिस्तान की जो है ना रोलर कोस्टर की तरह है, और यहाँ पे कभी अच्छा होता है किसी पार्टी के साथ, कभी बुरा होता है किसी पार्टी के साथ। कोई पार्टी बहुत फेवरेट हो जाती है, पार्टी जनाब बिल्कुल खड्डे में चली जाती है। ठीक है, तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस पार्टी के फेवर में हालात जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना मुबशिर साहब, शौकत बसरपुर साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और 23 मार्च ये कौम मनाने जा रही है, और 77 साल बाद हम खड़े कहाँ हैं, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक बार भी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे, और दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म को लिए एक और यौम पाकिस्तान पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज मनाने जा रही है। और कल यौम पाकिस्तान के मौके पर मुसल्लह अफ़वाज की खुसूसी परेड भी होगी। रिवायती तौर पर इस दिन को मनाने का जो आगाज़ था वो 23 मार्च 1959 से हुआ था, और उसके बाद से हर साल 23 मार्च को इसी तरह खुसूसी परेड की जाती है, और पूरी कौम खराज तहसीन पेश करती है पाक फ़ौज को भी, किस तरह से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी हैं। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मसूद साहब, एक और यौम पाकिस्तान और एक बार फिर तजदीद अहद वफ़ा होगा, और दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने से मुतालिक बात होगी, इस रियासत को मजबूत करने से मुतालिक बात होगी, क्या कहेंगे? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि जी 77 साल हो चुके हैं। यकीनन ये टाइम है एक खुद एहतसाबी का, और हमें ये देखना चाहिए कि हमने माजी में क्या खोया, क्या पाया, और हमारी कामयाबियाँ क्या हैं हमारे इसमें, और हम इन और इसमें जो नाकामियाँ हमारी क्या है, और हम कहाँ खड़े हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यकीनन इसके अंदर से कुछ ऐसे मसाइल रहे हैं पिछले 77 साल में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इशू था। अब हाल ही में पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं 8 फरवरी को, इसके बाद हुकूमत वजूद में आ चुकी है, और उम्मीद की जा सकती है ये कोई गवर्नमेंट यकीनन कोशिश करेगी पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मुकम्मल तौर पे मिल सके। और इस पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, उसको हमें एड्रेस करना है।
इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के इश्यूज हैं और हमारी स्टेबिलिटी इसमें नहीं है। और हाल ही में IMF का हमारा एक बेल आउट पैकेज अभी जो स्टाफ लेवल का मुआहिदा हुआ है, तो हमने इस बारे में सोचना है हमने कैसे इस IMF से निकलना है। और इसके अलावा देखिए टेररिज्म का इशू है। रिसेंटली 2021 से पहले पाकिस्तान में 86% टेररिज्म की रिडक्शन हुई थी, लेकिन तालिबान के पावर आने के बाद 15 अगस्त 2021 के बाद पाकिस्तान में टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में बेपनाह हमने इजाफा इसमें देखा और 60% इजाफा हुआ था। लेकिन लास्ट पिछले 3 महीनों में इलेक्शन से पहले हमने देखा इसमें मजीद तेजी आई थी। तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके अलावा यकीनन रीजनल सिक्योरिटी के इश्यूज से हमारे रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज है, हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात है, अफगानिस्तान के साथ यकीनन हमारे जो मसाइल हैं वो तो हमें, क्योंकि वहाँ से जो सेफ हेवन से और वहाँ से जो टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं, और इंडिया के साथ यकीनन है इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का इशू है जो अभी तक तवज्जो तलब है और उसका अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। और मसूद खान साहब, ये 23 मार्च है या ये 14 अगस्त है, ये 6 सितंबर है, ये दिन हमारी कौम के लिए कितनी अहमियत के हामिल हैं? ये इसको हमारी कौम सिर्फ ये वन डे एक्टिविटी के तौर पर देखे या फिर ये जज्बा साल के 365 दिन हमारी कौम के दिलों में होना चाहिए? देखिए जी, एक तो 23 मार्च का है, हमें ये मैसेज है दिलाता है, अपने माजी को याद दिलाता है 23 मार्च 1940 को कि जिस तरीके से वहाँ पे एक एफर्ट की गई है। अल्लामा इकबाल का एक तस्वर था और कायद-ए-आज़म और साथियों ने जब ये रेजोल्यूशन पास हुई और 7 साल के अंदर पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया गया था। तो पाकिस्तान देखें कि कायद-ए-आज़म का कॉल था कि पाकिस्तान को कोई ताकत नहीं मिटा सकती है। तो देयरफॉर ये आर्मी चीफ ने भी एक अपने एड्रेस में कहा था कि ये हम इस कॉल के अमीन हैं। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान की जो दाखिली जो खुद मुख्तारी है और इलाकाई सालमियत है, उस पर अफवाज पाकिस्तान जो है वो डट के खड़े हैं और उसके लिए कोई कंप्रोमाइज़ किसी से कोई नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। 23 मार्च 1940 के हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे कि किस तरह हमारी कौम को जोश और जज्बे के साथ ये दिन मनाना चाहिए और पाकिस्तान की तरक्की में यकजान होकर अपना किरदार अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।